अध्याय 17। मेरे मुंह में लौंग का जबरदस्त स्वाद है और मैं अपनी ही रजाई में ममीकृत हो गया हूँ। जब मैंने अपनी चादरें हिलाईं तो बिस्तर के पुराने स्प्रिंग थोड़े से ढीले हो गए। शशिश। मैथ्यू के होंठ मेरे कान पर थे और उसका शरीर मेरी पीठ के खिलाफ एक खोल की तरह था। हम एक दराज में चम्मच की तरह एक दूसरे से सटे हुए लेटे थे। क्या समय हो गया है? मेरी आवाज़ भारी हो गई थी। मैथ्यू ने थोड़ा पीछे हटकर अपनी घड़ी देखी। मैं 1 बजे के बाद हूँ। मैं कब से सो रहा हूँ? कल रात करीब 6 बजे से। कल रात। मेरा दिमाग शब्दों और छवियों में बिखर गया। कीमिया की पांडुलिपि, पीटर नॉक्स की धमकी, बिजली से नीली होती मेरी उंगलियां, मेरे माता पिता की तस्वीर, मेरी माँ का हाथ कभी ना खत्म होने वाली पहुँच में जम गया। तुमने मुझे ड्रग्स दी थी। मैंने रजाई को धक्का दिया, अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। मुझे ड्रग्स लेना पसंद नहीं है, मैथ्यू। अगली बार जब तुम सदमे में जाओगे तो मैं तुम्हें बेवजह तकलीफ सहने दूंगा। उसने बिस्तर के कवर को एक झटका दिया जो मेरे पिछले सभी कुश्ती से अधिक प्रभावी था। मैथ्यू की तीखी आवाज़ ने यादों के तीखेपन को हिला दिया और नई छवियां सतह पर उभर आईं। गिलियन चेम्बरलेन के मुड़े हुए चेहरे ने मुझे राज रखने के बारे में चेतावनी दी और कागज के टुकड़े ने मुझे याद रखने का आदेश दिया। कुछ पलों के लिए मैं फिर से 7 साल का हो गया, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे उज्ज्वल, जीवंत माता पिता मेरे जीवन से कैसे चले गए। अपने कमरे में मैं मैथ्यू की ओर बढ़ा, जबकि मेरे मन की आंखों में मेरी माँ का हाथ चाक से लिखे गए घेरे के पार मेरे पिता की ओर बढ़ा। उनकी मृत्यु के कारण बचपन में जो वीरानी छाई हुई थी, वह मेरी माँ द्वारा मेरे पिता को छूने के लिए किए गए बेताब प्रयास के लिए एक नई, समझदार सहानुभूति से टकराए। मैथ्यू की बाहों से अचानक खींचकर मैंने अपने घुटनों को अपनी छाती पर एक तंग, सुरक्षात्मक गेंद की तरह उठाया। मैथ्यू मदद करना चाहता था, मैं ये देख सकती थी, लेकिन वह मेरे बारे में अनिश्चित था और मेरी अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं की छाया उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नॉक्स की आवाज़ फिर से मेरे दिमाग में गूंजने लगी, जहर से भरी हुई। याद रखो तुम कौन हो। याद करना, नोट में पूछा गया। बिना गर्म हुए मैं वैम्पायर की ओर मुड़ा और जल्दी से उसके और उसके बीच की दूरी कम कर दी। मेरे माता पिता चले गए थे, लेकिन मैथ्यू यहाँ परेशान था। अपना सिर उसकी ठुड्डी के नीचे दबाते हुए मैंने कई मिनट तक उसके सिस्टम में रक्त के अगले पंप के लिए सुना। उसके वैम्पायर दिल की धीमी लय ने जल्द ही मुझे नींद में डाल दिया। जब मैं फिर से अंधेरे में जागा तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं ढीली रजाई को लात मार रहा था और बैठने की स्थिति में तैर रहा था। मेरे पीछे मैथ्यू ने लैंप चालू कर दिया। उसका शेड अभी भी बिस्तर से दूर झुका हुआ था। यह क्या है? उसने पूछा। जादू ने मुझे पा लिया। चुड़ैलों ने भी। मुझे मेरे जादू के लिए मार दिया जाएगा, जैसे मेरे माता पिता को मार दिया गया था। ये शब्द मेरे मुंह से निकले। घबराहट ने उन्हें तेजी से बाहर निकाला और मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। नहीं। मैथ्यू उठकर मेरे और दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। हम इसका सामना करेंगे, डायना, चाहे जो भी हो, वरना तुम कभी भागना बंद नहीं करोगी। मेरा एक हिस्सा जानता था कि उसने जो कहा वह सच था। बाकी लोग अंधेरे में भाग जाना चाहते थे, लेकिन मैं कैसे भाग सकता था जब रास्ते में एक पिशाच खड़ा था। हवा मेरे चारों ओर घूमने लगी, मानो फंस जाने की भावना को दूर भगाने की कोशिश कर रही हो। ठंडी हवाएं मेरी पतलून के पैरों के किनारों पर फैल गईं। हवा मेरे शरीर पर रेंगती हुई चली गई, जिससे मेरे चेहरे के चारों ओर के बाल हल्की हवा में उड़ने लगे। मैथ्यू ने कसम खाए और अपनी बाँह फैलाते हुए मेरी ओर बढ़ा। हवा के झोंके तेज हो गए, जिससे बिस्तर के कपड़े और पर्दे हिलने लगे। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ जानबूझकर धीमी कर दी गई थी ताकि वह बवंडर से ऊपर सुनाई दे और साथ ही मुझे शांत भी रखे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। हवा का जोर बढ़ता जा रहा था और उसके साथ ही मेरी अंगुलियां भी ऊपर उठ रही थीं। हवा ने एक स्तंभ का आकार ले लिया था जिसने मुझे कंबल की तरह सुरक्षा प्रदान की। अशांति के दूसरी ओर मैथ्यू खड़ा था। उसका एक हाथ अभी भी बढ़ा हुआ था, आंखें मेरी ओर टिकी हुई थीं।
जब मैंने उसे दूर रहने के लिए चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला तो ठंडी हवा के अलावा कुछ भी नहीं निकला। सब ठीक है, उसने फिर कहा, अपनी नजरें नहीं हटाते हुए। मैं नहीं हिलूंगा। जब तक उसने ये शब्द नहीं कहे उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि समस्या यही थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ये वादा है। हवा रुक गई। मेरे चारों ओर का चक्रवात बवंडर बन गया, फिर हवा का झोंका, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। मैं हौंफने लगा और घुटनों के बल गिर गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? हर दिन मैं दौड़ता था, नाव चलाता था और योग करता था, और मेरा शरीर वही करता था जो मैं उसे करने के लिए कहता था। अब यह अकल्पनीय चीजें कर रहा था। मैंने नीचे देखा कि मेरे हाथ बिजली से चमक तो नहीं रहे हैं और मेरे पैर अभी भी हवाओं से हिल तो नहीं रहे हैं। वह एक जादुई हवा थी। मैथ्यू ने बिना हिले डुले समझाया। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? मैंने अल्बानी में एक चुड़ैल के बारे में सुना था जो एटॉम्स को बुला सकती थी, लेकिन किसी ने कभी उसे चुड़ैल हवा नहीं कहा था। नहीं, वास्तव में नहीं, मैंने कबूल किया, अभी भी अपने हाथों और पैरों पर नजरें गड़ाए हुए। कुछ चुड़ैलों को वायु तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता विरासत में मिली है। आप उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा, ये नियंत्रण नहीं था, ये तुम्हारा पहला मौका था। मैथ्यू ने तथ्यात्मक रूप से कहा। उसने छोटे से बेडरूम में चारों ओर इशारा किया, बरकरार पर्दे और चादरें, दराजों और फर्श पर बिखरे हुए सभी कपड़े ठीक उसी जगह पर थे जहां उन्हें सुबह छोड़ा गया था। हम दोनों अभी भी खड़े हैं, और कमरा ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बवंडर इसके अंदर घुस गया हो। अभी के लिए यही नियंत्रण है। लेकिन मैंने इसके लिए नहीं कहा था। क्या ये चीजें सिर्फ चुड़ैलों के साथ होती हैं? बिजली की आग और हवाएं जो उन्होंने नहीं बुलाईं। मैंने अपनी आंखों से बाल हटाए और थक कर झूमने लगी। पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हो चुका था। मैथ्यू का शरीर मेरी ओर झुका हुआ था, मानो अगर मैं गिर जाऊं तो वह मुझे पकड़ लेगा। चुड़ैल हवाएं और नीली उंगलियां इन दिनों दुर्लभ हैं। तुम्हारे अंदर जादू है, डायना, और यह बाहर आना चाहता है, चाहे तुम इसके लिए कहो या नहीं। फंसा हुआ महसूस किया। कल रात तुम्हें कोने में नहीं रखना चाहिए था। मैथ्यू शर्मिंदा लग रहा था। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या करूं। तुम एक सतत गति मशीन की तरह हो। मैं बस यही चाहता था कि तुम एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रहो और सुनो। अगर आप एक पिशाच हैं जिसे शायद ही कभी सांस लेने की जरूरत होती है, तो मेरे लगातार हिलने डुलने की जरूरत को पूरा करना और भी मुश्किल होगा। एक बार फिर मैथ्यू और मेरे बीच की जगह अचानक बहुत बड़ी हो गई। मैं उठने लगा। क्या मुझे माफ कर दिया गया है? उसने ईमानदारी से पूछा। मैंने सिर हिलाया। 17 मई को उसने अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैंने फिर सिर हिलाया। मुझे खड़े होने में जितना समय लगा उतने में उसने 3 तेज कदम उठाए। मेरा शरीर उसके शरीर से वैसे ही टकराया जैसे बोडलियन में पहली रात को हुआ था। ड्यूक हम्फ्रे के रीडिंग रूम में कुलीन और शांत भाव से खड़ा था। हालांकि इस बार मैंने इतनी जल्दी पीछे नहीं हटी। इसके बजाय मैं स्वेच्छा से उसके खिलाफ लेट गई। उसकी त्वचा डरावनी और ठंडी होने के बजाय सुखदायक रूप से ठंडी थी। हम कुछ पलों तक एक दूसरे को थामे चुपचाप खड़े रहे। मेरा दिल शांत हो गया और उसकी बाहें ढीली रहीं, हालांकि उसकी कांपती सांसें बता रही थीं कि यह आसान नहीं था। मैं सोनी हूँ, लू। मेरा शरीर उसके अंदर नर्म पड़ गया। उसका स्वेटर मेरे गाल पर खुजली कर रहा था। टिल अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। इसमें खेद जताने की कोई बात नहीं है, और आपको वह बनने की इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आप नहीं हैं। अगर मैं आपके लिए चाय बनाऊं तो क्या आप पेंगे? उसने पूछा। उसके होंठ मेरे सिर के ऊपर घूम रहे थे। बाहर रात का एहसास तो दूर, सूर्योदय का भी कोई संकेत नहीं था। अभी क्या समय हुआ है? मैथ्यू का हाथ मेरे कंधों के बीच घूम गया ताकि वह अपनी घड़ी पर बस 3 बजे के बाद का निशान देख सके। मैं करा उठा। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन चाय बहुत बढ़िया लग रही है। तो फिर मैं इसे बनाऊंगा। उसने धीरे से मेरी बाहों को अपनी कमर से ढीला किया। अभी वापस आता हूँ। मैं उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ चलता रहा।
वह चाय के डिब्बे और थैलियों में से चाय की बोतलें ढूंढ रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे चाय पसंद है, मैंने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, जब उसे अलमारी में एक और भूरे रंग का थैला मिला, जो आइसेलडम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कॉफ़ी प्रेस के पीछे छिपा हुआ था। क्या आपकी कोई पसंद है? उसने भीड़ भरी शेल्फ की ओर इशारा किया। कृपया काले बैग में रखी सोने की लेबल वाली चाय दीजिए। हरी चाय सबसे अधिक सुखदायक विकल्प लग रही थी। उसने केतली और बर्तन में खुद को व्यस्त कर लिया। उसने सुगंधित पत्तियों पर गर्म पानी डाला और तैयार होने पर एक पुराना टूटा हुआ मग मेरी ओर बढ़ा दिया। हरी चाय, वेनिला और साइट्रस की सुगंध मैथ्यू से बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी सुकून देने वाली थी। उसने अपने लिए भी एक मग बनाया, उसकी नाक प्रशंसा में झूम रही थी। वास्तव में इसकी गंध बहुत बुरी नहीं है, उसने एक छोटा घूंट लेते हुए स्वीकार किया। यह एकमात्र अवसर था जब मैंने उसे शराब के अलावा कुछ और पीते देखा था। हम कहाँ बैठेंगे? लास ने गर्म मग को अपने हाथों में पकड़ते हुए पूछा। मैथ्यू ने अपना सिर लिविंग रूम की ओर झुकाया। वहाँ, हमें बात करनी है। वह आरामदायक पुराने सोफे के एक कोने में बैठ गया और मैंने खुद को उसके सामने व्यवस्थित कर लिया। चाय की भाप मेरे चेहरे के चारों ओर उठ रही थी, जो चुड़ैल हवा की एक कोमल याद दिला रही थी। जब हम सहमत हो गए तो मैथ्यू ने कहा, हमें ये समझने की जरूरत है कि नॉक्स को क्यों लगता है कि आपने एशमोल 782 पर जादू तोड़ दिया है। वार्डन के कमरे में हुई बातचीत फिर से दोहराई गई। उसने कहा कि जादू टोना करने वाले लोग अपनी वर्षगांठ के आसपास अस्थिर हो जाते हैं। अन्य जादूगरनी जो जादू टोना जानती हैं, उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की है और वे असफल रही हैं। उसने सोचा कि मैं सही समय पर सही जगह पर थी। एक प्रतिभाशाली चुड़ैल ने एशमोल 782 को बांध दिया और मुझे संदेह है कि इस जादू को तोड़ना लगभग असंभव है। इससे पहले जिसने भी पांडुलिपि प्राप्त करने की कोशिश की है, वह इसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया, चाहे वे कितना भी जादू टोना जानते हों या साल के किसी भी समय उन्होंने कोशिश की हो। उसने अपनी चाय की गहराई में देखा। तुमने किया। सवाल यह है कि कैसे और क्यों। यह विचार कि मैं जन्म से पहले किए गए जादू की शर्तों को पूरा कर सकता हूँ, इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि यह सिर्फ एक वार्षिक विचलन था। और अगर मैंने एक बार शर्तें पूरी की, तो फिर से क्यों नहीं? मैथ्यू ने अपना मुंह खोला और मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। नॉक्स जादू टोना जानता है और मंत्र जटिल हैं। मुझे लगता है कि यह संभव है कि समय उन्हें बार बार आकार से बाहर खींच ले। वह असंतुष्ट लग रहा था। काश मैं इस सब में पैटर्न देख पाता। मेरी सफ़ेद मेज़ नज़र आने लगी, जिस पर पहेली के टुकड़े रखे हुए थे। हालांकि मैंने कुछ टुकड़ों को इधर उधर किया, नॉक्स, पांडुलिपि, मेरे माता पिता, लेकिन उन्होंने छवि बनाने से इनकार कर दिया। मैथ्यू की आवाज़ ने मेरी कल्पनाओं को तोड़ दिया। डायना, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने जल्दी से कहा। आप जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने चाय रखते हुए कहा, मैं इसकी गंध सूंघ सकता हूँ। आप भी इसे देख सकते हैं। आप चमक रहे हैं। जब मैं किसी पहेली को हल नहीं कर पाता तो मैं यही करता हूँ। इस बारे में बात करना कितना मुश्किल था, ये छिपाने के लिए मेरा सिर झुका हुआ था। मैं एक सफ़ेद मेज़ देखता हूँ और सभी अलग अलग टुकड़ों की कल्पना करता हूँ। उनके आकार और रंग होते हैं और वे तब तक इधर उधर घूमते रहते हैं जब तक कि वे एक पैटर्न नहीं बना लेते। जब पैटर्न बन जाता है, तो वे सही रास्ते पर आने के लिए हिलना बंद कर देते हैं। मैथ्यू ने जवाब देने से पहले काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की। आप ये खेल कितनी बार खेलते हैं? हर समय, मैंने अनिच्छा से कहा। जब आप स्कॉटलैंड में थे, तो मुझे एहसास हुआ कि यह और भी जादुई था, जैसे कि बिना मेरा सिर हिलाए ये जानना कि कौन मेरी ओर देख रहा है। उन्होंने कहा, यह एक पैटर्न है, आप जानते हैं। आप अपना जादू तब इस्तेमाल करते हैं जब आप सोच नहीं रहे होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? पहेली के टुकड़े सफ़ेद मेज पर नाचने लगे। जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आप कम से कम अपने दिमाग के तर्कसंगत हिस्से से नहीं सोचते। जब आप नाव चलाते हैं, दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं, तो आप पूरी तरह से कहीं और होते हैं।
योग। अपने मन को अपनी प्रतिभा पर नियंत्रण रखे बिना वे बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैं पहले से ही सोच रहा था, मैंने कहा, और चुड़ैल हवा वैसे भी आ गई। लेकिन तब तुम एक शक्तिशाली भावना महसूस कर रहे थे, उसने आगे झुककर और अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाकर समझाया। ये हमेशा बुद्धि को दूर रखता है, वही बात जो तब हुई जब तुम्हारी उंगलियां मिरियम के साथ और फिर मेरे साथ नीली हो गईं। तुम्हारी यह सफ़ेद मेज सामान्य नियम का अपवाद है। मूड और हरकतें ही इन शक्तियों को सक्रिय करने के लिए काफ़ी हैं। अगर इतनी सी बात से सब कुछ बिगड़ सकता है तो कौन चुड़ैल बनना चाहेगा? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे। मैथ्यू ने नज़रें फेर लीं। मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ, उसने कहा। जब वह एक बार फिर मेरे सामने आया तो सोफा चरमरा उठा। और मैं चाहता हूँ कि तुम जवाब देने से पहले इसके बारे में सोचो। क्या तुम ऐसा करोगे? बेशक, मैंने सिर हिला दिया। तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। मैं अमेरिका वापस नहीं जा रहा हूँ, कहने पर मुझे ठीक वही करने में 5 सेकंड लगे जो उसने मुझे न करने को कहा था। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर। तुम्हें ऑक्सफोर्ड से बाहर निकल जाना चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं वुडस्टॉक जाऊंगा। ओल्ड लॉज मेरा घर है, डायना, मैथ्यू ने धैर्यपूर्वक समझाया। मैं तुम्हें अपने घर फ्रांस ले जाना चाहता हूँ। फ्रांस? मैंने उसे साफ साफ देखने के लिए अपने चेहरे से बाल हटा दिए। चुड़ैलें एशमोल 782 को पाने और उसे अन्य प्राणियों से दूर रखने पर आमादा हैं। उनका सिद्धांत कि आपने जादू तोड़ा है और आपके परिवार की प्रमुखता ही उन्हें दूर रखती है। जब नॉक्स और अन्य लोगों को पता चलता है कि आपने पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कोई जादू टोना नहीं किया है, कि जादू आपके लिए खुलने वाला था, तो वे जानना चाहेंगे कि कैसे और क्यों। मेरी आंखें अचानक मेरे पिता और माँ की तीखी छवि से भर गईं। और वे अच्छे से नहीं पूछेंगे। शायद नहीं। मैथ्यू ने गहरी सांस ली और उसके माथे की नसें फड़क उठीं। मैंने फोटो देखी, डायना, मैं तुम्हें पीटर नॉक्स और लाइब्रेरी से दूर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपनी छत के नीचे रखना चाहता हूँ। गिलियन ने कहा कि यह चुड़ैलें थीं। जब मेरी नज़रें उसकी आंखों से मिली तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि पुतलियाँ कितनी छोटी थीं। आमतौर पर वे काली और बड़ी होती थीं, लेकिन आज रात मैथ्यू के बारे में कुछ अलग था। उसकी त्वचा कम भूतिया थी और उसके सामान्य रूप से पीले होठों में थोड़ा ज्यादा रंग था। क्या वह सही थी? मैं निश्चित रूप से नहीं जान सकता, डायना। नाइजीरियाई हौसा का मानना है कि चुड़ैल की शक्ति का स्रोत आपके पिता में है, उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा। एक और चुड़ैल सबसे संभावित परिदृश्य है। पेट में पत्थरों में निहित है कोई। वहाँ एक नर्म डिक था और उत्तर देने वाली मशीन पर प्रकाश झपकना शुरू हो गया। मैं करा उठा। मैथ्यू ने कहा, ये 5वीं बार है जब आपकी चाची ने फोन किया है। चाहे आवाज कितनी भी धीमी क्यों न हो, पिशाच संदेश सुनने में सक्षम था। मैं उसके पास की मेज पर गया और रिसीवर उठा लिया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैंने अपनी चाची की उत्तेजित आवाज़ पर बात करना शुरू किया। हमें लगा कि तुम मर चुके हो, सारा ने कहा। यह एहसास कि वह और मैं आखिरी बचे हुए बिशप थे, मुझे जोर से झकझोर गया। मैं उसे रसोई में बैठे हुए, कान पर फोन लगाए और चेहरे के चारों ओर बिखरे बालों की कल्पना कर सकता था। वह बूढ़ी हो रही थी, और उसकी जिंदगी के बावजूद, ये तथ्य कि मैं बहुत दूर था और खतरे में था, उसे हिलाकर रख दिया था। मैं मरा नहीं हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, और मैथ्यू मेरे साथ है। मैंने उसे हल्के से मुस्कुराकर देखा। वह भी मुस्कुराया नहीं। क्या हो रहा है? एम ने दूसरे एक्सटेंशन से पूछा। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद एम के बाल कुछ ही महीनों में चांदी के हो गए थे। उस समय वह अभी भी एक युवा महिला थी, अभी 30 की नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद एम हमेशा अधिक कमजोर लगती थी, मानो हवा के अगले झोंके में वो उड़ जाएगी। मेरी चाची की तरह वह स्पष्ट रूप से परेशान थी कि उसकी छठी इंद्री उसे क्या बता रही थी कि ऑक्सफोर्ड में क्या हो रहा है। मैंने पांडुलिपि को याद करने की कोशिश की, बस इतना ही, मैंने हल्के से कहा, उन्हें और अधिक परेशान न करने का प्रयास करते हुए। मैथ्यू ने मुझे नापसंदगी से देखा और मैं दूर चला गया।
इससे कोई मदद नहीं मिली। उसकी बर्फीली आंखें मेरे कंधे में घुस गईं, लेकिन इस बार यह देर से बाहर नहीं आया। तुम्हें लगता है कि हम उस किताब की वजह से फोन कर रहे हैं? सारा ने पूछा। लंबी ठंडी उंगलियों ने फोन पकड़ लिया और उसे मेरे कान से दूर खींच लिया। सुश्री बिशप, ये मैथ्यू क्लेयरमोंट है, उसने तीखे स्वर में कहा। जब मैंने उससे रिसीवर लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैथ्यू ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक बार चेतावनी देते हुए अपना सिर हिलाया। डायना को धमकाया गया है, अन्य चुड़ैलों द्वारा। उनमें से एक पीटर नॉक्स है। मुझे लाइन के दूसरे छोर पर हो रही आवाज़ सुनने के लिए पिशाच होने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मेरी कलाई छोड़ी और मुझे फ़ोन थमा दिया। पीटर नॉक्स! सरन चिल्लाई। मैथ्यू की आंखें बंद हो गईं, मानो आवाज़ ने उसके कान के पर्दों को चोट पहुंचाई हो। वह कब से इधर उधर घूम रहा है? शुरू से ही, मैंने कहा। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वह भूरे रंग का जादूगर था जिसने मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश की थी। तुमने उसे बहुत दूर नहीं जाने दिया, है न? सारा भयभीत लग रही थी। मैंने जो कर सकता था वह किया। सारा, मुझे ठीक से पता नहीं है कि मैं जादू के मामले में क्या कर रहा हूँ। एम ने बीच में हस्तक्षेप किया। हनी, हम में से बहुतों को पीटर नॉक्स से परेशानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पिता उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। मेरे पिता। फर्श मेरे पैरों के नीचे खिसक गया और मैथ्यू का अंगूठा मेरी कमर के चारों ओर लिपट गया, जिससे मैं स्थिर हो गया। मैंने अपनी आंखें पोंछीं, लेकिन अपने पिता के विकृत सिर और कटे हुए धड़ को नहीं मिटा सका। डायना, और क्या हुआ? सारा ने धीरे से कहा। पीटर नॉक्स को देखकर तो आप डर ही जाएंगी, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा कुछ है। मेरा खाली हाथ मैथ्यू की बांह पर था। किसी ने मुझे माँ और पिताजी की तस्वीर भेजी है। लाइन के दूसरे छोर पर सन्नाटा छा गया। ओह डायना, एम ने धीरे से कहा। वह तस्वीर? सारा ने गंभीरता से पूछा। हाँ, मैंने फुसफुसाया। सारा ने कसम खाकर कहा, उसे वापस फोन पर लगाओ। वह जहाँ खड़ा है वहाँ से आपकी बात अच्छी तरह सुन सकता है, मैंने कहा। इसके अलावा जो कुछ भी आपको उससे कहना है वह आप मुझसे भी कह सकते हैं। मैथ्यू का हाथ मेरी कमर से मेरी पीठ के निचले हिस्से तक चला गया। उसने अपने हाथ की एड़ी से उसे रगड़ना शुरू कर दिया, कठोर मांसपेशियों को तब तक दबाया जब तक कि वे शिथिल नहीं हो गईं। बोल्ट, तो फिर मेरी बात सुनो। पीटर नॉक्स से बहुत दूर चले जाओ, और उस पिशाच को ये देखना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं तो मैं उसे जिम्मेदार ठहराऊंगा। स्टीफन प्रॉक्टर दुनिया का सबसे सहज व्यक्ति था। उसे किसी को नापसंद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और वह उस जादूगर से नफरत करता था। डायने, तुम तुरंत घर आ जाओगी। नहीं, सारा, मैं मैथ्यू के साथ फ्रांस जा रहा हूँ। सारा के कम आकर्षक विकल्प ने मुझे अभी अभी आश्वस्त किया था। सन्नाटा छा गया। फ्रांस, एम ने धीमे स्वर में कहा। मैथ्यू ने अपना हाथ बढ़ाया। मैथ्यू आपसे बात करना चाहता है। सारा के विरोध करने से पहले ही उसे फोन थमा दिया। सुश्री बिशप, क्या आपके पास कॉलर आईडी है? मैंने नाक भान सिकुड़ी। मेडिसन में रसोई की दीवार पर टंगे भूरे रंग के फोन में रोटरी डायल और एक मील किनकी कॉर्ड थी ताकि सारा बात करते समय इधर उधर घूम सके। स्थानीय नंबर डायल करने में हमेशा लग जाता था। कॉलर आईडी? शायद नहीं। इन नंबरों पर? फिर मैथ्यू ने धीरे धीरे अपने मोबाइल पर एक नंबर निकाला और दूसरा जो संभवतः नंबर का था। इन विस्तृत निर्देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड को नोट कर लें। किसी भी समय कॉल करें। घर पर। तब सारा ने मैथ्यू के चौंकने वाले भाव को देखते हुए कुछ स्पष्ट कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो सुरक्षित है। उसने मुझे फोन थमा दिया। मैं अब जा रहा हूँ। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। चिंता मत करो। हमें चिंता न करने के लिए कहना बंद करो, सारा ने डांटा। तुम हमारी भतीजी हो, हम अच्छे हैं और चिंतित हैं। डायना, और शायद हम ऐसे ही रहेंगे। मैंने आह भरी, मैं आपको यह विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ। उसने गंभीरता से कहा, शुरुआत के लिए अधिक बार फोन उठाओ। जब हमने अलविदा कहा तो मैं मैथ्यू के बगल में खड़ी थी,
उसकी आंखों में आंखें डालने को तैयार नहीं थी। ये सब मेरी गलती है, जैसा कि सारा ने कहा। मैं एक नासमझ इंसान की तरह व्यवहार कर रही हूँ। वह दूर चला गया और 16 के अंत तक चला गया, जितना वह छोटे से कमरे में मुझसे दूर हो सकता था, और कुशन में डूब गया। जादू और अपनी फाइल में इसके स्थान के बारे में आपने जो सौदा किया था, वह आपने तब किया था जब आप एक अकेले, डरे हुए बच्चे थे। अब, हर बार जब आप एक कदम उठाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप सही जगह पर अपना पैर रख पाते हैं या नहीं। मैथ्यू चौंक गया जब मैं चुपचाप बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया, उसे यह बताने की इच्छा को रोकते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। फ्रांस में शायद आप कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हैं, कोशिश न करें, गलती करने की चिंता न करें, उन्होंने आगे कहा। शायद आप आराम कर सकते हैं, हालांकि मैंने आपको कभी भी लंबे समय तक हिलते डुलते नहीं देखा। आप अपनी नींद में भी हिलते डुलते हैं, आप जानते हैं। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, मैथ्यू। मैं पहले से ही ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बारे में दूसरे विचार कर रहा था। कीमिया सम्मेलन 6 सप्ताह से भी कम समय में है। वे मुझसे उद्घाटन व्याख्यान देने की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने इसे मुश्किल से शुरू किया है और समय रहते बोडलियन तक पहुंच नहीं पाया। इसे खत्म करने का मौका नहीं मिला। मैथ्यू की आंखें अटकलें लगाते हुए सिकुड़ गईं। तुम्हारा पेपर कीमिया के चित्रण पर है, लड़की। हाँ, इंग्लैंड में प्रतीकात्मक छवि परंपरा पर। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी 14वीं सदी की ऑरोरा कॉन्सर्जेंस की कॉपी देखने में दिलचस्पी होगी। अफसोस की बात है कि यह फ्रेंच है। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ऑरोरा कंसर्जेंस एक हैरान करने वाली पांडुलिपि है जो कि रासायनिक परिवर्तन के विरोधी रूपों चांदी और सोना, महिला और पुरुष, अंधेरे और प्रकाश के बारे में है। इसके चित्रण भी उतने ही जटिल और हैरान करने वाले थे। ऑरोरा की सबसे पुरानी ज्ञात प्रतिलिपि 1420 के दशक की है। मेरा 1356 से है। लेकिन इतनी पुरानी तारीख की पांडुलिपि को चित्रित नहीं किया जाएगा, मैंने कट का इशारा किया। 1400 से पहले की एक प्रकाशित कीमिया पांडुलिपि को खोजना उतना ही असंभव था जितना कि गेटिसबर्ग के युद्ध के मैदान में खड़ी मॉडल टी फोर्ड को खोजना। ये वाला है। क्या इसमें सभी 38 छवियां हैं? नहीं, इसमें 40 हैं। वह मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि पिछले इतिहासकार कई विवरणों के बारे में गलत रहे हैं। इस पैमाने पर खोजें दुर्लभ थीं। ऑरोरा कंसर्जेंस की एक अज्ञात 14वीं सदी की सचित्र प्रति को पहली बार प्राप्त करना कीमिया के इतिहासकार के लिए जीवन भर का अवसर था। अतिरिक्त चित्र क्या दिखाते हैं? क्या पाठ वही है? ये जानने के लिए आपको फ्रांस आना होगा। तो फिर चलो, मैंने तुरंत कहा। हफ्तों की निराशा के बाद अचानक मुझे अपना मुख्य भाषण लिखना संभव लगने लगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इसमें कोई पांडुलिपि शामिल है। उसने अपना सिर हिलाया। ये सामान्य ज्ञान की बात है। मैं कभी भी अपने सामान्य ज्ञान के लिए नहीं जाना जाता हूँ। मैंने कबूल किया। हम कब निकलेंगे? 1 घंटा। 1 घंटा। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। वह तब से ही इसकी योजना बना रहा था जब मैं पिछली रात सो गया था। उसने सिर हिलाया। पुराने अमेरिकी वायुसेना अड्डे के पास हवाई पट्टी पर एक विमान इंतजार कर रहा है। आपको अपना सामान इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे अपने साथ क्या लाना है, मैंने कहा। मेरा सिर घूम रहा था। कुछ खास नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। गर्म कपड़े पैक कर लो, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने रनिंग शूज के बिना जाने के बारे में सोचोगे। ये बहुत अच्छा होगा, बस हम दोनों, मेरी माँ और घर की नौकरानी के साथ। उसकी माँ, मैथ्यू, मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ भी है। हर किसी की एक माँ होती है, डायना, उसने अपनी साफ भूरी आंखों को मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। मेरी 2 माएँ हैं। वो औरत जिसने मुझे जन्म दिया और यसब्यू वो औरत जिसने मुझे पिशाच बनाया। मैथ्यू की बात, अपरिचित पिशाचों से भरा घर बिल्कुल अलग था। इस तरह के खतरनाक कदम उठाने के बारे में सावधानी ने पांडुलिपि देखने के लिए मेरी कुछ उत्सुकता को एक तरफ धकेल दिया। मेरी हिचकिचाहट ने दिखाया होगा। मैंने नहीं सोचा था,
उसने कहा, उसकी आवाज में चोट के भाव थे। बेशक उसके और मार्थे के साथ तुम्हारे पास यसब्यू पर भरोसा करने का कारण है, लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि तुम सुरक्षित रहोगे। यदि आप उन पर भरोसा करते हैं तो मैं भी करता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने सचमुच ऐसा ही कहा, इस चिंता के बावजूद कि उसे उनसे पूछना पड़ा कि क्या वे मेरी गर्दन से कोई टुकड़ा काटने की योजना बना रहे हैं। शुक्रिया, उसने बस इतना कहा। मैथ्यू की नज़र मेरे मुंह पर चली गई और मेरा खून जवाब में एक हो गया। तुम सामान पैक करो और मैं नहा धोकर कुछ फ़ोन कॉल करता हूँ। जब मैं सोफे के उस छोर से गुजरा तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक बार फिर उसकी ठंडी त्वचा के झटके का जवाब देने वाली गर्मजोशी ने दिया। मेरे अपने में, तुम सही काम कर रहे हो, मुझे छोड़ने से पहले उन्होंने धीरे से कहा। ये लगभग कपड़े धोने की मिट्टी थी और मेरा बेडरूम गंदे कपड़ों से लदा हुआ था। अलमारी में तलाशी लेने पर कई लगभग एक जैसे जोड़े काले पैंट मिले जो साफ थे, कुछ जोड़े लेगिंग और आधा दर्जन लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट और टर्शनेक। उसके ऊपर एक घिसा पिटा येल डफल बैग था और मैंने उछलकर हाथ से पट्टा पकड़ लिया। सारे कपड़े पुराने नीले और सफ़ेद कैनवास बैग में चले गए, साथ ही कुछ स्वेटर, ऊनी पुलोवर भी। मैंने पुराने योग कपड़ों के साथ स्नीकर्स, मोजे और अंडरवियर भी डाल दिए। मेरे पास अच्छे पजामा नहीं थे जो मैं उनमें सो पाता। मैथ्यू की फ्रांसीसी माँ को याद करते हुए मैंने एक आकर्षक शर्ट और पतलून की जोड़ी डाल दी। मैथ्यू की धीमी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। उसने पहले फ्रेड से बात की, फिर मार्कस से और फिर एक कैब कंपनी से। बैग का पट्टा कंधे पर लटकाकर मैं अजीब तरीके से बाथरूम में घुसा। टूथब्रश, साबुन, शैम्पू और हेयर ब्रश सब अंदर चले गए, साथ ही मस्कारा का हेयर ड्रायर भी। मैं शायद ही कभी ये सामान पहनता था, लेकिन इस बार कॉस्मेटिक एड एक अच्छा विचार लगा। जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं लिविंग रूम में मैथ्यू के पास वापस आ गई। वह अपने फ़ोन पर मैसेज देख रहा था। मेरा कंप्यूटर केस उसके पैरों के पास था। क्या यही है? उसने आश्चर्य से डफल बैग को देखते हुए पूछा। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब सामान की बात आती है तो मुझे महिलाओं द्वारा मेरी बात सुनने की आदत नहीं है। जब मिरियम सप्ताहांत के लिए बाहर जाती है तो वह फ्रांसीसी विदेशी सेना के लिए पर्याप्त सामान पैक करती है और मेरी माँ को कई स्टीमर ट्रंक की आवश्यकता होती है। लुइसा आप जो सामान ले जा रही है उसे लेकर सड़क पार नहीं करेगी, देश छोड़ना तो दूर की बात है। सामान्य ज्ञान न होने के साथ साथ मैं उच्च रखरखाव के लिए भी नहीं जाना जाता हूँ। मैथ्यू ने प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया। क्या आपके पास आपका पासपोर्ट है? मैं इसे अपने कंप्यूटर बैग में रखता हूँ। तो फिर हम जा सकते हैं, मैथ्यू ने कहा। उसकी नज़र आखिरी बार कमरों पर पड़ी। फोटो कहाँ है? उसे ऐसे ही छोड़ देना गलत लगा। मार्कस के पास है, उसने जल्दी से कहा। मार्कस यहाँ कब था? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जब तुम सो रहे थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए वापस लाऊं? उसकी उंगली उसके फ़ोन की एक कुंजी पर घूम रही थी। नहीं, मैंने अपना सिर झटका। मेरे पास इसे दोबारा देखने का कोई कारण नहीं था। मैथ्यू ने मेरा बैग लिया और बिना किसी दुर्घटना के मुझे और बैग को सीढ़ियों से नीचे उतारा। कॉलेज के गेट के बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। मैथ्यू ने फ्रेड से थोड़ी देर बात करने के लिए रुका। पिशाच ने कुली को एक कार्ड दिया और दोनों ने हाथ मिलाया। कुछ डील हुई थी जिसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया जाएगा। मैथ्यू ने मुझे टैक्सी में बिठाया और हम लगभग 30 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे, ऑक्सफोर्ड की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए। हमने आपकी कार क्यों नहीं ली? मैंने पूछा जब हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर जा रहे थे। ये बेहतर है, उन्होंने समझाया। मार्कस को इसे बाद में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्सी की गति मुझे नींद में झुला रही थी। मैथ्यू के कंधे पर झुककर मैं झपकी लेने लगा। हवाई अड्डों पर हमारे पासपोर्ट की जांच हो जाने और पायलट द्वारा कागजी कार्रवाई दाखिल करने के तुरंत बाद हम हवाई जहाज से उतर गए। टेक ऑफ के दौरान हम एक छोटी सी मेज़ के चारों ओर रखे सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। मैं हर कुछ पलों में जम्हाई ले रहा था। चढ़ते समय हमारे कान फट रहे थे।
एक बार जब हम क्रूजिंग पर पहुंचे एल्टीट्यूड, मैथ्यू ने अपनी सील बेल खोली और खिड़कियों के नीचे एक कैबिनेट से कुछ तकिए और एक कंबल इकट्ठा किया। हम जल्द ही फ्रांस में होंगे। उसने मेरे सोफे के अंत में तकिए रखे, जो लगभग एक जुड़वां बिस्तर जितना गहरा था, और कंबल को खुला रखा। इस बीच आपको कुछ नींद ले लेनी चाहिए। मैं सोना नहीं चाहता था। सच तो ये था कि मैं डरता था। वह तस्वीर मेरी पलकों के अंदर की तरफ उकेरी गई थी। वह मेरे बगल में बैठ गया, उसकी उंगलियों से कंबल हल्का सा लटक रहा था। यह क्या है? मैं अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता। मैथ्यू ने एक को छोड़कर सभी तकियों को फर्श पर फेंक दिया। यहाँ आओ, उसने कहा, मेरे बगल में बैठकर और फुज्जीदार सफ़ेद आयत को थपथपाते हुए आमंत्रित रूप से घूम गया, चमड़े से ढकी सतह पर नीचे की ओर झूमा और मेरे पैरों को फैलाते हुए मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने अपने दाहिने हाथ से कंबल के किनारे को बाएं हाथ में फेंका ताकि यह मुझे नर्म तहों में ढंक दे। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाया। आपका स्वागत है। उसने अपनी उंगलियां देखीं और उन्हें अपने होठों से छुआ, फिर मेरे होठों से। मैंने साल का स्वाद चखा। सो जाओ, मैं यही हूँ। मैं गहरी और भारी नींद में सो गई। कोई सपना नहीं था। मैं तभी जागी जब मैथ्यू की ठंडी उंगलियों ने मेरे चेहरे को छुआ और उसने मुझे बताया कि हम उतरने वाले हैं। क्या समय हो गया है? मैंने पूछा। अब मैं पूरी तरह भ्रमित था। लगभग 8 बज रहे हैं, उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। हम कहाँ हैं? मैं बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट की तलाश करने लगा। लियोन के बाहर, ओवगे में। देश के केंद्र में। फ्रांस के नक्शे की कल्पना करते हुए लासा ने पूछा। उसने सिर हिलाया। क्या तुम वहीं से हो? मैं यहीं पैदा हुई और यहीं पैदा हुई। मेरा घर, मेरे परिवार का घर 1 या 2 घंटे की दूरी पर है। हमें मध्याह्न तक वहां पहुंच जाना चाहिए। हम व्यस्त क्षेत्रीय हवाई अड्डे के निजी क्षेत्र में उतरे और हमारे पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की जांच एक उबे हुए दिखने वाले सिविल सेवक ने की, जो मैथ्यू का नाम देखते ही चौंक गया। क्या आप हमेशा इसी तरह यात्रा करते हैं? और ये लंदन के हीथ्रो या पेरिस के चार्ल्स डी गॉल से होकर वाणिज्यिक एयरलाइन से यात्रा करने से कहीं अधिक आसान था। एयरपोर्ट, हाँ, उसने बिना किसी माफी या संकोच के कहा। एक बार मैं पूरी तरह से खुश था कि मैं एक पिशाच हूँ और मेरे पास जलाने के लिए पैसे हैं। वह था लिरावेल। मैथ्यू कनेक्टिकट के आकार की रेंज रोवर के पीछे रुका और अपनी जेब से चाबियों का एक सेट निकाला। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और मेरे सामान को अंदर रख दिया। रेंज रोवर उसकी जगुआर से थोड़ी कम आलीशान थी, लेकिन इसमें जो कमी थी वह वज़न के मामले में पूरी हो गई। यह एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक में यात्रा करने जैसा था। क्या आपको सचमुच फ्रांस में गाड़ी चलाने के लिए इसकी ज़रूरत है? चिकनी सड़कों पर देखा। मैथ्यू हंसा। तुमने अभी तक मेरी माँ का घर नहीं देखा है। हम खूबसूरत ग्रामीण इलाकों से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़े, जहाँ जगह जगह भव्य महल और खड़ी पहाड़ियाँ थीं। खेत और अंगूर के बाग हर तरफ फैले हुए थे, और यहाँ तक कि स्टील के आसमान के नीचे भी जमीन पत्तों के रंग से चमकती हुई लग रही थी। एक संकेत ने क्लेरेमोंट फेरेंट की दिशा का संकेत दिया। ये संयोग नहीं हो सकता, भले ही वर्तनी अलग हो। मैथ्यू पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। उसने अपनी गति धीमी की, एक संकरी सड़क पर मुड़ा और साइस की ओर बढ़ा। उसने दूर की ओर इशारा किया। वहाँ, उसने कहा, सैप्ट टूर्स। लुढ़कती पहाड़ियों के बीच में एक चपटी चोटी थी जिस पर भूरे और गुलाबी पत्थर का एक विशाल खंभा था। इसके चारों ओर 7 छोटे टॉवर थे, और सामने एक बुर्ज वाला गेट हाउस पहरा दे रहा था। ये चांदनी रात में गेंदों के लिए बनाया गया एक सुंदर, परीखता महल नहीं था। सैप्ट टूर्स एक किला था। वह घर है, मैंने चौंक कर कहा। वह घर है। मैथ्यू ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मामेन, हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और लाइन कट गई। मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए गाड़ी वापस सड़क पर खींच ली। वो हमारा इंतजार कर रही है। मैंने अपनी आवाज में कंपन को रोकते हुए पूछा। वह है, और क्या ये सब उसके लिए ठीक है? मैंने असली सवाल नहीं पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह ठीक है कि आप एक चुड़ैल को घर ला रहे हैं? लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी।
मैथ्यू की नज़रें सड़क पर ही टिकी रहीं। ये साबियो को आश्चर्य उतना पसंद नहीं है जितना मुझे, उसने हल्के से कहा, और बकरी के पैरों के निशान जैसी किसी चीज़ पर झुक गया। हम चेस्टनट के पेड़ों की कतारों के बीच से गाड़ी चला रहे थे। चढ़ते हुए हम 7 टूर्स तक पहुंच गए। मैथ्यू ने कार को 7 टावरों में से 2 के बीच से होते हुए केंद्रीय संरचना के प्रवेश द्वार के सामने एक पक्के आंगन में पहुंचाया। जंगल के कब्जे में आने से पहले पाटेरे और बगीचे दाईं और बाईं ओर झांक रहे थे। पिशाच ने कार पार्क कर दी। तैयार हो? उसने चमकती मुस्कान के साथ पूछा। जैसा कि मैं हमेशा रहूंगा, मैंने सावधानी से उत्तर दिया। मैथ्यू ने मेरी कार का दरवाज़ा खोला और मुझे नीचे उतरने में मदद की। अपनी काली जैकेट खींचते हुए मैंने महल के भव्य पत्थर के मैदान को देखा। महल की निषिद्ध रेखाएं उस चीज़ की तुलना में कुछ भी नहीं थीं जो अंदर मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खुल गया। साहस, मैथ्यू ने मेरे गाल पर धीरे से चुंबन करते हुए कहा।